1861 का वक्त था जब अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी। ये जंग यूनियन और कॉन्फेडरेसी के बीच थी। यूनियन का मतलब था वो राज्य जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बने रहना चाहते थे और स्लेवरी का विरोध करते थे। दूसरी तरफ कॉन्फेडरेसी उन साउथर्न स्टेट्स का एक ग्रुप था जो स्लेवरी को बनाए रखना चाहता था और अलग देश बनाना चाहते थे। इस जंग का एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई बैटल ऑफ विल्सन्स क्रीक था, जो 10 अगस्त 1861 को मिसौरी के पास हुई थी। मिसौरी एक बॉर्डर स्टेट थी जिसका दोनों तरफ के लिए बहुत महत्व था। अगर मिसौरी कॉन्फेडरेट फोर्सेस के हाथ चली जाती तो उनको एक बड़ा राज्य और स्ट्रेटजिक एडवांटेज मिल जाता, क्योंकि ये मिसिसिपी रिवर के पास थी और कई इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करती थी। विल्सन्स क्रीक एक छोटी नदी थी जो स्प्रिंगफील्ड, मिसौरी के पास बहती थी। स्प्रिंगफील्ड भी एक जरूरी शहर था क्योंकि ये कई इंपॉर्टेंट रास्तों के बीच में था। जो भी स्प्रिंगफील्ड को कंट्रोल करता उसका मिसौरी के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता। और इस वार में पहली बार टेलीग्राफ से इंफॉर्मेशन कॉन्फेडरेट ने रिले किया था और पूरी इतिहास में युद्ध के दौरान पहली बार टेलीग्राफ का यूज यूनियन जनरल इरविन मैकडॉयल ने बैटल ऑफ फर्स्ट बुल रन में अब्राहम लिंकन को वाशिंगटन डीसी में इंफॉर्मेशन रिले किया था। अगर आप बैटल ऑफ फर्स्ट बुल रन का वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। खैर, कहानी शुरू करते हैं बैटल ऑफ विल्सन्स क्रीक की। तो कहानी शुरू होती है जब सिविल वॉर शुरू हुई फोर्ट समटर और पहली गोलियों के साथ। तब मिसौरी, जो एक बॉर्डर स्टेट था, अपनी खुद की लड़ाई से गुजर रहा था। ब्लीडिंग कंसस के वक्त, ब्लीडिंग कंसस एक वार पीरियड था जो 1854 से 1861 तक चला था। इस दौरान कंसस टेरिटरी में प्रो स्लेवरी और एंटी स्लेवरी ग्रुप के बीच क्लैशेस हुए, ये डिसाइड करने के लिए कि कंसस स्लेवरी को अलाउ करेगी या नहीं। कंसस, जो मिसौरी के वेस्ट से लगा हुआ स्टेट है, उस वक्त मिसौरी के लोग भी दो ग्रुप में बटे हुए थे। एबोलिनिस्ट फ्री स्टेटर्स जो स्लेवरी को सपोर्ट नहीं करते थे और जो स्लेवरी को सपोर्ट करते थे उन्हें जॉ हॉकर्स कहते थे। ये दोनों ग्रुप आपस में टकराते रहते थे 1854 से 1861 तक। इसी वजह से मिसौरी में आधे लोग साउथ के लिए और आधे लोग यूनियन के लिए लड़ रहे थे, यानी स्टेट में सिविल वॉर का माहौल बन गया था। 1820 में एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट या कंप्रोमाइज के तहत मिसौरी को एक स्लेव स्टेट के रूप में यूनियन में शामिल किया गया और मैने को एक फ्री स्टेट बनाया गया ताकि स्लेव और फ्री स्टेट्स के बीच बैलेंस बनाए रखा जा सके। इसके साथ ही ये भी डिसाइड किया गया कि 36 डिग्री 30 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के नॉर्थ में स्लेवरी अलाउ नहीं होगी, एक्सेप्ट मिसौरी को एक एग्रीमेंट के तहत एक स्लेव स्टेट के रूप में यूनियन में शामिल किया गया था और इस एग्रीमेंट को मिसौरी कंप्रोमाइज के नाम से जाना जाता है। स्टेट की काफ़ी पॉपुलेशन प्रो स्लेवरी थी और कॉन्फेडरेट इस मिसौरी कंप्रोमाइज और कॉज को सपोर्ट करती थी। इसीलिए प्रेसिडेंट लिंकन ने मिसौरी को कंट्रोल करना यूनियन आर्मी के लिए टॉप प्रायोरिटी बनाया था। 20 अप्रैल 1861 को मिसौरी स्टेट मिलिट्री के कर्नल हेनरी लुइस रॉट और जैक्सन काउंटी के मिलिट्री कैप्टन जॉन एच मूरे के नेतृत्व में 200 सेशनिस्ट यानी अलगाववादी ने लिबर्टी आर्सेनल मीन्स हथियारगढ़ पर कब्जा कर लिया और वहां के हथियारों और गोलों बारूद को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद सेंट लुइस आर्सेनल पूरे स्टेट में एक मात्र बचा हुआ यूनियन के अंडर में हथियारगढ़ था। इसके थोड़े ही समय बाद यूनियन आर्मी के कैप्टन नेथनियल लियोन, जो एक जोशीले एबोनिस्ट थे, एंटी स्लेवरी थे, अपने रेजिमेंट्स को तैयार करने लगे जो मोस्टली जर्मन इमिग्रेंट से बने थे ताकि मिसौरी को यूनियन में बनाए रख सके। फिर 10 मई 1861 को सेंट लुइस में एक बड़ी घटना हुई जब लियोन अपने रेजिमेंट्स के साथ कैंप जैक्सन में सेशनिस्ट को पकड़ने गए। सेशनिस्ट मीन्स अलगाववादी। जब अलगाववादी को पकड़ने गए, उन्होंने मिसौरी स्टेट मिलिट्री के लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें सेंट लुइस आर्सेनल के बाहर रखा। लेकिन तभी एक गुस्से से भरी भीड़ ने लियोन के रेजिमेंट्स के सोल्जर्स पर पत्थर फेंकने शुरू किए। जब भीड़ में से किसी ने पिस्टल चलाई तो सोल्जर्स ने भीड़ पर गोलियां चला दी। इस घटना को कैंप जैक्सन अफेयर या मास कहा गया, जिसमें 28 सिविलियंस की जान चली गई। इस घटना के तुरंत बाद
मिसौरी जनरल असेंबली ने मिसौरी स्टेट गार्ड का गठन किया, जिसका नेतृत्व गवर्नर क्लेबॉर्न फॉक्स जैक्सन और ब्रिगेडियर जनरल स्टर्लिंग प्राइस कर रहे थे। इनका मकसद मिसौरी को यूनियन से बचाना था। मिड में मंथ तक मिसौरी स्टेट गार्ड्समैन के अलग अलग डिविजन्स ऑर्गेनाइज होने लगे। इसी दौरान लियोन को ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया और उन्हें पूरे मिसौरी के फेडरल फोर्सेस का कमांड दे दिया गया। 11 जून 1861 को जनरल लियोन ने गवर्नर जैक्सन और जनरल प्राइस से बैठक की ताकि पीस बनाया जा सके, लेकिन बातें आर्गुमेंट्स में बदल गई और लियोन ने गुस्से में प्राइस और जैक्सन को धमकियां दे दी। इस मीटिंग के फेल होने के बाद गवर्नर जैक्सन ने 50,000 वॉलंटियर्स को बुलाकर यूनियन आर्मी का सामना करने के लिए तैयार किया। लियोन ने अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ कर्नल फ्रांस सीजेल को रोला भेजा गया ताकि रेल और टेलीग्राफ लाइंस को कंट्रोल में रखा जा सके। लियोन अपनी बाकी आर्मी के साथ मिसौरी रिवर से जेफरसन सिटी के पास पहुंच गए। वहां एक प्रो यूनियन गवर्नर को लाया गया, लेकिन गवर्नर जैक्सन अपने सोल्जर्स के साथ नदी के ऊपर की तरफ भाग गए और उनका पहला टकराव वूनविले में लियोन से हुआ। 17 जून 1861 को फर्स्ट बैटल ऑफ वूनविले में मिसौरी स्टेट गार्ड की बुरी तरह से हरा दिया गया। इस हारे हुए गवर्नर जैक्सन के फोर्सेस साउथ की तरफ भाग गए और स्टर्लिंग प्राइस का साथ लेने की कोशिश की। 1 महीने में लियोन के एग्रेसिव एक्शन ने मिसौरी के रेल रोड्स और नदियों को यूनियन के कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन लियोन इससे भी खुश नहीं थे। उनका मानना था कि वो इस आर्मी को पूरी तरह से खत्म कर दें जो उनका विरोध कर रही थी। कर्नल सीजल भी खत्म करने वाले मिशन में पूरी जोश से शामिल हो गए, लेकिन 5 जुलाई 1861 को बैटल ऑफ कार्थेज में सीजल को मिसौरी स्टेट गार्ड ने शर्मनाक रिट्रीट के लिए मजबूर कर दिया। मिसौरी स्टेट गार्ड अब कॉक्सिन प्रेयर की तरफ चले गए, जहां प्राइस ने उन्हें एक ट्रेंड आर्मी में बदलने का काम शुरू किया। इसी दौरान अर्कनसस के नॉर्थ में जनरल बेंजामिन मैकक्लो के पास 5,000 कॉन्फेडरेट ट्रूप्स थे जो प्राइस के कैंप्स के आसपास थे, लेकिन मैकक्लो को प्राइस के मिसौरी स्टेट गार्ड पर पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन मिसौरी को कॉन्फेडरेट कंट्रोल में लेना एक टेम्पटिंग आइडिया था, क्योंकि इससे उन्हें नए सप्लाई लाइंस और ज़्यादा कंट्रोल मिलता। 29 जुलाई 1861 को कैसेविले में मैकक्लो ने प्राइस के आर्मी के साथ अलायंस बनाया और एक 12,000 वाली संख्या की स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न आर्मी बना दी। लियोन के पास भी डेडिकेटेड फाइटर्स थे और वो स्प्रिंगफील्ड में सीजल से मिलने के लिए मार्च कर रहे थे। लियोन के 600 प्रोफेशनल सोल्जर्स और उनके साथ कुछ कंसस वॉलंटियर रेजिमेंट्स भी थे, जिन्होंने पहले भी ब्लीडिंग कंसास के दौरान लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। लेकिन मिड समर तक लियोन के सोल्जर्स का इनलिस्टमेंट पीरियड खत्म होने वाला था और उनकी आर्मी की संख्या 6,000 से भी कम हो गया था। फिर भी लियोन ने अपनी एफर्ट्स नहीं छोड़ी और मिसौरी के एक हिस्से में अपने आर्मी को मार्च करते रहे। अब अगस्त आया और अब तक कोई मेजर एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन लियोन को लग रहा था कि वो काफ़ी आउटनंबर्ड हैं, मीन्स उनकी फौजों की संख्या काफ़ी कम है। फिर भी ब्रिगेडियर जनरल जॉन सी फ्रेमोंट, जो पॉलिटिकली कनेक्टेड थे, ने लियोन को मिसौरी की यूनियन कमांड से हटा दिया और वर्जीनिया में हुई यूनियन की हार ने लियोन पर एक डिसिसिव विक्ट्री का प्रेशर और बढ़ा दिया था। लियोन ने कई बार रीइंफोर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। लियोन ने रिट्रीट करने के बजाय फाइट करने का फैसला किया, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर वो पीछे हटे तो साउथर्न आर्मी उनका पीछा कर सकती थी। फ्रांस सीजल ने एक डेयरिंग प्लान सजेस्ट किया। वो लियोन के आर्मी को 2 हिस्सों में बांटकर 2 अलग डायरेक्शन से अटैक करेंगे। आर्मी रात में मार्च करेगी और सुबह 10 अगस्त 1861 को सरप्राइज अटैक किया जाएगा। ये प्लान रिस्की था, लेकिन सक्सेसफुल होने पर टाइम मिल सकता था ताकि सेफली रोला वापस जा सके। इस दौरान मैकक्लो और प्राइस भी लियोन पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन बारिश के कारण उनका मार्च डिले हो गया। कॉन्फेडरेट सोल्जर्स के पास सही एम्यूनेशन स्टोरेज नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना मार्च पोस्टपोन किया। लेकिन एक बड़ी गलती हुई। प्राइस और मैकक्लो ने कैंप के आसपास पहरेदार नहीं लगाए थे जो उन्हें शत्रुओं के बारे में या कोई आवाजाही की जानकारी दे सके, और अगर कोई सरप्राइज अटैक आया तो उनको कोई वार्निंग दे सके। और ऐसा ही हुआ। 10 अगस्त 1861 की सुबह को लियोन की आर्मी ने कॉन्फेडरेट कैंप के ऊपर अटैक कर दिया। सुबह 6 बजे 12 पाउंडर होइटजर्स ने रिबेल कैंप पर गोलियां चलाई और अटैक की शुरुआत हुई। लियोन का प्लान ये था कि वो कॉन्फेडरेट आर्मी को सरप्राइज करके हरा सके। सीजेल के 1200 सोल्जर्स ने भी अपनी जगह से
बैरेज फायर शुरू किया और कुछ ही देर में साउथर्न आर्मी को पीछे धकेल दिया गया। लियोन अपनी आर्मी को ब्लडी हिल तक ले आए। ब्लडी हिल का रियल नाम ओक हिल है, जिसे बैटल के दौरान वहां सारे तरफ खून ही खून थे, जिसकी वजह से ब्लडी हिल कहा गया, जहां बैटल काफी घमासान हो गई थी। मैक्लू ने जब ये सुना तो पहले उनको इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनके कैंप के आसपास कोई गन फायर सुनाई नहीं दी थी। जब दूसरी बार कंफर्मेशन मिला तब मैक्लू ने एक्शन लिया और अपनी मिसौरी स्टेट गार्ड सोल्जर्स के साथ काउंटर अटैक का प्लान बनाया। मॉर्निंग में साउथर्न सोल्जर्स ने ब्लडी हिल पर कई काउंटर अटैक्स किए, लेकिन लियोन के सोल्जर्स ने उन्हें पीछे धकेल दिया। युद्ध काफी घमासान हो रही थी और लियोन के सोल्जर्स आश्चर्य कर रहे थे कि सीजल की ब्रिगेड अभी तक कहाँ थी। थोड़ी देर बाद सीजल की ब्रिगेड पे अटैक हुआ, जब उन्होंने गलती से कॉन्फेडरेट सोल्जर्स को अपने लोग समझ लिए थे, क्योंकि दोनों का यूनिफॉर्म एक जैसा ही था। सीगल का प्लान फेल हो गया और उनकी ब्रिगेड रिट्रीट करने लगी। इसका फायदा कॉन्फेडरेट फोर्सेस ने उठाया और पूरा फोकस लियोन के ब्रिगेड्स पे कर दिया। लियोन ने अपने फोर्सेस को एडवांस करने की कोशिश की, लेकिन उनके अटेम्प्ट्स फेल हो गए। घायल सैनिक और उनके घोड़े मारे जा रहे थे, लेकिन फिर भी लियोन बैटलफील्ड में अपने सैनिकों को मोटिवेट करते रहे। 9:30 बजे सुबह के आसपास जब लियोन अपने सोल्जर्स को रीपोजिशन कर रहे थे, एक बुलेट उनको लग गई और वो वहीं शहीद हो गए। उनके आखिरी शब्द या तो आई एम गोइंग या आई एम किल्ड के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं। लियोन सिविल वार के पहले यूनियन जनरल थे जो बैटल में शहीद हुए। लियोन के मरने के बाद मेजर स्टर्गिस ने यूनियन फोर्सेस का कमांड संभाल लिया। स्टर्गिस ने देखा कि साउथर्न आर्टिलरी उनकी बैटरी को पिन डाउन कर रही थी, तो उन्होंने अपने रेगुलर सोल्जर्स को विल्सन क्रीक पार करके उन पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। लेकिन जैसे ही यूनियन सोल्जर्स ने रे फार्म के कॉर्न फील्ड्स को क्रॉस किया, रे फार्म मिसौरी के एक स्लेव होल्डर की थी, जिसे काफी नुकसान हुआ था इस वार से। खैर, रे फार्म क्रॉस करके कॉन्फेडरेट फोर्सेस ने यूनियन फोर्सेस पे अटैक कर दिया। ये फाइट काफी खून खराबे वाली थी और यूनियन सोल्जर्स को वापस क्रीक के उस पार रिट्रीट करना पड़ा। 10:30 बजे सुबह तक जनरल प्राइस और मैक्लो ने अपने कॉन्फेडरेट और मिसौरी स्टेट गार्ड ट्रूप्स को एक फाइनल असॉल्ट के लिए रेडी किया। कॉन्फेडरेट सोल्जर्स ने रिवेल एल चिल्लाकर ब्लडी हिल की तरफ चार्ज किया। यूनियन और कॉन्फेडरेट के फोर्सेस हाथों और गुस्सों से लड़ाई करने लगे। जब मेजर स्टर्गिस ने देखा कि पोजीशन अब ज्यादा संभालना मुश्किल है, क्योंकि कॉन्फेडरेट की आर्मी की संख्या ज्यादा थी और यूनियन की कम, तो उन्होंने रिट्रीट का ऑर्डर दिया। सुबह 11 बजे तक कॉन्फेडरेट फोर्सेस ने फाइनली ब्लडी हिल को कैप्चर कर लिया और यूनियन फोर्सेस स्प्रिंगफील्ड की तरफ रिट्रीट करने लगी। बैटल ऑफ विल्सन्स क्रीक या बैटल ऑफ ओक हिल्स खत्म हो गई थी। यूनियन की हानि इतनी बड़ी थी कि नॉर्दर्न न्यूज़पेपर्स ने इसे बुल रन ऑफ द वेस्ट कहकर बुलाया। दिन का आधा हिस्सा भी नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिकन सिविल वार की दूसरी मेजर बैटल खत्म हो गई और कॉन्फेडरेट और मिसौरी स्टेट के गार्ड ने एक बड़ा जीत हासिल किया। बैटल ऑफ विल्सन्स क्रीक के बाद भी मिसौरी का कंट्रोल पूरी तरह से कॉन्फेडरेट के हाथ में नहीं आया। ये बैटल कॉन्फेडरेट के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन मिसौरी के कई हिस्सों में लड़ाइयाँ छोटी जंग और गुरिल्ला वारफेयर के रूप में जारी रही। विलियम क्वांट्रिल, एक मशहूर गुरिल्ला फाइटर, ने मिसौरी और कंसस के आसपास कई रेड्स किए, जो इस बैटल के बाद भी जारी रहा। ये लड़ाई एक बड़े युद्ध की आगाज थी, लेकिन मिसौरी के लिए ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं था। फाइनल डिसीजन सिविल वार के आखिरी पड़ाव में ही हुआ और मिसौरी यूनियन के हाथ में ही रही। इस वीडियो में बस इतना। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और कुछ सुझाव देना हो, कंप्लेन करना हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक्स।